सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब लोग के बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। अपने समय का बहुत सही उपयोग कर रहे हैं, अपना बहुत शानदार रिवीजन कर रहे हैं। आज का ये सेशन मुख्य रूप से रीड प्री एग्जाम के लिए जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। आज के सेशन में हम रीड प्री के लिए इंग्लिश टीचिंग मेथड्स का रिवीजन करेंगे। ये एक मैराथन क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास में हम प्रयास ये करेंगे कि जितने भी टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस पे चर्चा की जाए, उनके कॉन्सेप्ट्स को जाना जाए, उनके फैक्ट्स को जाना जाए। और आज की इस क्लास के बाद जब ये क्लास कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों को विश्वास हो जाए, आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ, हम रीट में जो भी मेथड्स के क्वेश्चन आएंगे वे सभी क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर लेंगे। इस प्रकार की आज ये क्लास होने वाली है। यदि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, आप लोग के ऑडियो वीडियो सब ठीक ठीक से देख पा रहे हैं, एक बार सभी विनर्स लिख देंगे। विनर्स वर्ल्ड दिखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। और इसके साथ अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख दें ताकि मैं समझ जाऊं कि मैं आप लोगों के घर तक पहुंच गया हूं और आप सीखने के लिए, जीतने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूं। यस, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग। यस यस, पाराशर, वीनस वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? सीखेंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि वीनस मींस एग्जाम ओरिएंटेड। आज की इस क्लास में भी हम वे ही चीजें सीखने की कोशिश करेंगे जिनका एग्जाम से सीधा सीधा संबंध है। यस, फ्रॉम करौली, दौसा, वेरी गुड। सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर। इसका मतलब यह है कि राजस्थान के लगभग सभी हिस्सों से विनर्स जुड़ गए हैं। और अब आज की इस क्लास को हम थोड़ी सी तेज स्पीड में रखेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं और मेथड्स के 50 क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रखेंगे। आप लोग भी फटाफट कमेंट्स कीजिएगा ताकि हम कम समय में बहुत सारी बातें कर सकें, बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकें, बहुत सारे फैक्ट्स को जान सकें। शुरू करें भी? चलो, ये शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमने वीनस वर्ल्ड ने आप सब वीनस के लिए एक बहुत शानदार सौगात दी है। एक टेस्ट सीरीज है जिसमें 5 मेजर टेस्ट हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं। और इस टेस्ट सीरीज के साथ एक शानदार एग्जाम ओरिएंटेड 700 प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक है। ये पूरा का पूरा मामला जो है ये केवल 11 रुपए में आप ले सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का मकसद कोई पैसा कमाना नहीं है। इस टेस्ट सीरीज का मकसद वीनस वर्ल्ड का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट राजस्थान के सभी बच्चों तक पहुंचे, केवल ये इसका प्रयास है। आप प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप इस टेस्ट सीरीज को बाई कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। और अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को लेंगे, आप सबके सब बच्चे आंसर करेंगे। पहला जो क्वेश्चन इसको देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं, पहली क्लासेस में मैंने कहा है कि रीड प्री के लिए वे 2 टॉपिक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं वे हैं CLT और रेमेडियल टीचिंग। आप इन 2 को बहुत अच्छे से देखिएगा। यदि 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप मान के चलिएगा 4 क्वेश्चन तो हो सकता है 5 भी हों, केवल इन 2 टॉपिक से ही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने की वजह यह है कि एक ही क्वेश्चन में कई जानकारी आप लोगों को मिल जाए। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एम्फेसाइज स्पॉन्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंप्रेहेंशन। पूछा यह कि कौन सा सही नहीं है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करें तो नोट को पहले ही अंडरलाइन कर लें। एक आध क्वेश्चन तो केवल इस वजह से गलत हो जाता है कि नोट का मामला बैठ जाता है, तो नोट को अंडरलाइन कर लिया। अब पहला ऑप्शन देखेंगे, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एम्फेसाइज
वो जोर देती है, किस पे जोर देती है? स्पॉन्टेनियस प्रोडक्शन। इस बात को समझिएगा, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बहुत ही स्वाभाविक, बिना किसी विशेष प्रयास के। और यहां प्रोडक्शंस का मतलब है स्पीच, एक्सप्रेशन। यहां जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे क्या मतलब है? स्पीच से मतलब है, उससे मतलब आप लोगों का इंटरेक्शन से है, उससे मतलब आपका एक्सप्रेशन से है, उसका मतलब आपका अभिव्यक्ति से है। बहुत ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति इसमें होती है। एंड कंप्रेहेंशन, और चीजों को समझा भी स्वाभाविक तरीके से जाता है। ये बात तो ठीक है, किसके लिए? किसके लिए ठीक है? सीएलटी के लिए। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग डज नॉट इंक्लूड ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स या ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। देखो, सामान्यतः ये माना जाता है कि सीएलटी में ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस को शामिल नहीं किया जाता है। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस को ही एक दूसरे नाम से जाना जाता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ऐसा नहीं है कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को शामिल नहीं किया जाता है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस तो होती है, उसके साथ साथ फिर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस भी होती है। मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब दक्षता होती है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को इग्नोर नहीं किया जाता है। इस प्रकार का कोई कंफ्यूज आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तो ये बात सही नहीं है। क्या था इस बात में कि सीएलटी में ग्रामर को ध्यान नहीं रखा जाता है? ऐसी बात नहीं है, ध्यान तो रखा जाता है, लेकिन मुख्य ध्यान जो होता है वो किस पे होता है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे होता है। ठीक है। तीसरा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। आपने सीएलटी के 4 कंपोनेंट्स जरूर पढ़े होंगे। उसमें एक कंपोनेंट जो है वो डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस है, एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस है। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड, इन सब को तो शामिल किया ही जाता है। तो यानी जो बात सही नहीं है वो ये है, ये कंफ्यूज करता है कई बच्चों को कि साहब ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस भी सीएलटी में शामिल होती है या नहीं होती है? होती जरूर है, लेकिन जब आपको कहा जाए कि मेन फोकस कहां होता है तो वो फिर किस पे होता है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे होता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? चलो भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अब मैं आप लोगों के फटाफट कमेंट्स ले लेता हूं। वेरी गुड भाई, ठीक है। ज्यादातर बच्चों ने आंसर बी किया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ठीक है। ज्यादातर बच्चों ने, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, किसी कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन हो, किसी प्रकार की कोई आशंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। क्योंकि अब एग्जाम की बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी बच्चे का कंफ्यूजन अब भी बना रहे। अब आप एकदम कॉन्फिडेंट होने चाहिए, कंफ्यूज्ड नहीं होने चाहिए। जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तब आप कंफ्यूज्ड नहीं जाएं, कॉन्फिडेंट जाएं। और हमारी इस क्लास का मकसद भी यही है कि इस क्लास के बाद आप पे कॉन्फिडेंट हों, और मुझे पूरा विश्वास है आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। यस, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग ठीक से देख पा रहे हैं क्वेश्चन को? आप लोग क्वेश्चन को ठीक से देख पा रहे हैं? देख पा रहे होंगे, मुझे विश्वास है। अब इसका आंसर कीजिएगा दूसरे क्वेश्चन का। Which of the following is not a principle of helping pupil with learning difficulties? आपके सिलेबस में लर्निंग डिफिकल्टीज है, और लर्निंग डिफिकल्टीज में किसी बच्चे की हेल्प करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनमें से कौन सा एक सिद्धांत नहीं है वो आपको बताया हुआ है। पहला देखिएगा, टीचिंग प्रेपरेशंस। टीचिंग के लिए टीचर ठीक तरीके से चीजों को प्रिपेयर करे, ये तो ठीक बात है, ताकि जो भी लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, अलग अलग प्रकार की लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं। आपने जब पे इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो अलग अलग प्रकार की लर्निंग डिफिकल्टीज पढ़ी होंगी। उन लर्निंग डिफिकल्टीज को सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए टीचर को अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटेजीज अपनानी होती हैं। अलग अलग प्रकार की जब स्ट्रेटेजीज अपनानी होती हैं तो टीचर्स अलग अलग प्रकार के प्रिंसिपल्स यूज करता है। उनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है, इस बात की आपको आंसर करना है। डिवाइड्स वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज। टीचर उन लर्निंग डिफिकल्टीज को, किसी बच्चे को समझने में दिक्कत है, किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है, किसी बच्चे को नॉलेज ट्रांसफर करने में दिक्कत है, अलग अलग प्रकार की दिक्कत है, तो टीचर उनके लिए डिवाइस करता है वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज। अलग अलग प्रकार के लर्निंग एक्टिविटीज को वो
खोजता है, अलग अलग प्रकार की लर्निंग एक्टिविटीज को इजाद करता है, ये भी सही है। डिवाइस मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशंस, को इस प्रकार की सिचुएशन का निर्माण करता है में सीखा जा सके, जहां अधिगम जो है वो सुबोध हो जाए, अधिगम जो है वो सुगम हो जाए, इस प्रकार की लर्निंग एक्टिविटीज का निर्माण करता है। ये कहा जाता है कि आप एनवायरमेंट जो होता है वो विल पावर से भी मजबूत होता है। जिस प्रकार का एनवायरमेंट है आप भी धीरे धीरे उसी प्रकार के हो जाते हैं, इसलिए एनवायरमेंट क्रिएट करना बहुत आवश्यक है। और टीचर क्या करता है, मीनिंगफुल लर्निंग एनवायरमेंट क्रिएट करता है, ये भी सही है, ये सारी बातें सही थी। ये भी टीचर प्रोवाइड होम ट्यूशन, होम ट्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाता है, ये लर्निंग डिफिकल्टीज दूर करने का कोई तरीका नहीं होता है। यदि आपको कहा जाए कि टीचर बहुत ज्यादा होमवर्क देता है, टीचर ट्यूशन प्रोवाइड करवाता है, टीचर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, टीचर उस समस्या को अपने से बड़े अधिकारी को सौंप देता है, इस प्रकार के ऑप्शंस जहां कहीं भी होंगे वो सारे के सारे ऑप्शन सही नहीं होंगे, वो गलत होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, डी होगा। फटाफट आप देखते हैं कितने बच्चों का डी सही आंसर है। यस, वेरी गुड पे डी, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो गए आप सब लोग, वेरी गुड, फटाफट आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हुए आंसर करने हैं। मैराथन क्लास है, इसका मतलब ये नहीं है कि फटाफट 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 ऐसे ही बस आपका टाइम खराब कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये ऐसी क्लास होनी चाहिए जिस क्लास को करने के बाद आप लोगों को लगे कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इससे पहले भी 5-10 दिन पहले भी मैंने एक के टीचिंग मेथड की मैराथन क्लास करवाई थी, इसलिए कुछ क्वेश्चंस इसमें नहीं होंगे जो उस क्लास में हो गए। हम नहीं चाहते हैं कि आपका समय वापस से खराब हो, यानी आपका समय वहां भी आपने पढ़ लिया और उसी चीज को यहां पढ़ाया जाए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। उन क्वेश्चंस को मैं यहां नहीं ले रहा हूं, इसलिए आप एक मैराथन क्लास और है उसको देख लीजिएगा, वो 5-7 दिन पहले की ही, को भी देख लीजिएगा आप। व्हाट शुड बी द ऑर्डर फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमीडियल टीचिंग, रिमीडियल टीचिंग की क्या प्रोसेस होनी चाहिए, ये पूछा हुआ है। ऑर्डर का मतलब क्या है, क्या कर्म होना चाहिए, ये पूछा है रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए कि रिमीडियल टीचिंग किन लोगों के लिए होती है, रिमीडियल टीचिंग की जो ऑर्डर है वो क्या है, उसकी सीक्वेंस है वो क्या है चीजों की, ये आपकी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो इसमें 5 ऑप्शन है हमारे पास और फिर पूछा है कि इनका सही क्रम क्या है। कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द सपोर्ट मटेरियल, अडेप्टिंग द करिकुलम। कई बार पूछा जाता है कि रिमेडियल टीचिंग में एक जो टूल होता है वो क्या होता है, अडेप्टिंग करिकुलम होता है। अडेप्टिंग का मतलब होता है एडजस्ट करना होता है, करिकुलम का मतलब पाठ्यक्रम होता है। कोई बच्चा ऐसा है जो सामान्य पाठ्यक्रम है उससे ठीक से सीख नहीं पा रहा है, तो पाठ्यक्रम को क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। लेकिन कब किया जाता है वो देखते हैं। चूजिंग द अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजीज, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मटेरियल, सेटिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। इनमें सबसे पहले क्या आना चाहिए इन 5 में से, बताओ भाई, पहला ढूंढ लो आप। तो इन 5 में से शुरुआत किससे करनी चाहिए। देखो एक चीज और समझिएगा आप लोग, रिमेडियल टीचिंग जो होती है वास्तव में उसकी शुरुआत जो होती है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट से होती है उसके, ठीक है। और उसके बाद फिर बच्चों को ढूंढा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनकी टीचिंग होती है। सामान्य प्रोसेस तो ये होती है, लेकिन इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें उनमें से एक पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन इस तरीके से चुनना है। देखते हैं आप लोग क्या आंसर करते हैं उसको, बताओ भी, बताओ भी, बताओ फटाफट आंसर करो इसका। इसका आंसर मैं आप लोगों से चाह रहा हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब भी आप लोगों को इस प्रकार के ऑप्शंस मिले तो सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है लक्ष्य का निर्धारण होता है कि आप लोगों को वास्तव में पढ़ाना क्या है, ये तय करना होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है वो 5वां ऑप्शन आएगा। आप लोगों को क्या करना है इस बात का सबसे पहले निर्धारण करना होता है कि मुझे करना क्या है, यानी सबसे पहले जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेट करना होता है। यानी 5वां जो है वो पहले नंबर पे आएगा, यानी एक तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब या तो ये होगा या फिर ये होगा। दूसरे पे देखिए क्या होगा, उसके बाद जो है सेटिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बाद अगला क्या करेगा, अडेप्टिंग करिकुलम। उसके बाद में वो क्या करेगा, अडेप्टिंग करिकुलम को करेगा। उसके बाद क्या करेगा,
जो टीचिंग मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजीज को अपनाएगा, और उसके बाद में करेगा कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द सपोर्ट मटेरियल। ये इसकी सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो एक वाला जो आंसर है वो इसका सही आंसर है, बी वाला नहीं, बी इसका एक वाला आंसर सही है। इसका सही आंसर जो है वो एक वाला है, कंफ्यूज नहीं हो कोई भी बच्चा, इसका सही आंसर जो है एक वाला है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी बच्चे को अभी इतना समय नहीं आपके पास कि आप क्वेश्चंस को नोट करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा वीनस वर्ल्ड पे डाल दूंगा, इसलिए किसी बच्चे को यह सोचने की जरूरत नहीं कि सारे क्वेश्चंस मुझे मिल जाते तो मेरी हेल्प हो जाती। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा वीनस वर्ल्ड पे डाल दूंगा। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो एक बार ज्वाइन कर लें उसको। ठीक है, उसके साथ ही एक लगभग 200 क्वेश्चन की पीडीएफ है, 200 क्वेश्चंस टीचिंग मेथड्स के हैं, जो उन 700 में भी है। 700 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बैंक दिया उसमें भी है। तो इस 200 क्वेश्चन की पीडीएफ जो है टीचिंग मेथड वाले की, इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो वो 200 क्वेश्चन आप पे एक बार ठीक से देख जाना, तो फिर आप लोगों को टीचिंग मेथड में इधर उधर कहीं से देखने की जरूरत नहीं। 200 क्वेश्चन में सारे टॉपिक आ गए, उसमें आपके कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आ गई, रेमेडियल टीचिंग आ गई, इवेल्युएशन आ गया, मदर टंग आ गई, लैंग्वेज डिफिकल्टीज आ गई, सारी चीजें उसमें हैं। वो 200 क्वेश्चन आप ठीक तरीके से एक बार उनको रिवीजन कर जाना। वो कल शाम तक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा और वो आप सब लोगों के लिए फ्री रहेगी, आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, The two most common assessment methods are listed as follows for teachers reference. असेसमेंट की दो मुख्य जो मेथड होते हैं वे कौन से हैं, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और एक कौन सा होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ये किसके लिए होता है, ये फीडबैक देने के लिए होता है। किसके लिए होता है, ये फीडबैक देने के लिए होता है। जबकि समेटिव असेसमेंट जो होता है ये टर्मिनल नेचर का होता है और ये ग्रेड्स देने के लिए होता है, ये डेवलपमेंटल नेचर का होता है। इसका मकसद जो होता है वो इंप्रूवमेंट होता है, ये सेशन के दौरान होता है और ये सेशन के लास्ट में होता है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट जो टर्म्स हैं ये किस आदमी ने कॉइन की थी, किस आदमी ने इनको इजाद किया था। हु इन्वेंटेड द टर्म्स फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, ये आप फटाफट आंसर कर दीजिएगा। किसने कहा था फॉर्मेटिव और समेटिव वाला, यस फटाफट आंसर कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं आगे क्वेश्चन लेंगे उसमें इसका आंसर वहां भी बता देंगे। आप आंसर करो, देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। यस यस भाई, आंसर थोड़े जल्दी कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा। द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इज, इवेल्युएशन का क्या मकसद होता है, मूल्यांकन का मुख्य मकसद क्या है। माइकल स्क्रीवेन है उसका नाम, हेम्स नहीं है भाई, भूपेंद्र सिंह हेम्स नहीं है। डेल हेम्स जो है, डेल हेम्स ने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की जो थ्योरी थी वो दी थी। डेल हेम्स ने, किसने, डेल हेम्स ने, डेल हेम्स ने कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस है उसकी थ्योरी दी थी। और फॉर्मेटिव और समेटिव ये माइकल स्क्रीवेन, ठीक है, माइकल स्क्रीवेन, ठीक है, माइकल स्क्रीवेन है। जिसको याद नहीं है वो सुन ले, माइकल स्क्रीवेन है। इस क्वेश्चन को आगे लिया हुआ भी है तो वहां इसको डिटेल से देख लेंगे। द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इज, मूल्यांकन का मकसद क्या होता है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मकसद दिए हुए हैं, हमने यहां जो मकसद थे उनको एक ही क्वेश्चन में ले लिया और फिर आंसर कर लिया ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर तो क्या है, ऑल ऑफ दीज है, लेकिन आपको इसके जो मकसद है उन तीनों को ठीक से समझना है। पहला देखिए, टू नो अबाउट द बिहेवियर चेंज। मूल्यांकन का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपने
बच्चे के बिहेवियर में कितना पॉजिटिव चेंज कर पाए। भाई एजुकेशन का यही तो मकसद होता है ना कि बच्चे में बिहेवियरल चेंज किए जाए, उसके व्यवहार में क्या किए जाए, पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए। तो एक तो ये मकसद होता है। टू हेल्प इंप्रूव स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप, स्कूल और कम्युनिटी के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको इंप्रूव किया जाए। टीचर्स और उनके पेरेंट्स जो हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसकी जो लाइजनिंग है उसको इंप्रूव किया जाए। आप कहेंगे सर पेरेंट्स के साथ लाइजनिंग का इंप्रूव करने से क्या मकसद है? मकसद ये है कि बच्चे का जो बैकग्राउंड है उसको जाने बिना आप उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज है उसको दूर नहीं कर सकते। अब किसी बच्चे को आप जानते हैं नहीं कि वो घर से क्यों प्रिपेयर नहीं होके आ रहा है, जबकि उसके घर पे उसके मम्मी पापा में लगातार झगड़ा रहता है, पापा शराब पी के आता है, शाम को लड़ाई झगड़ा करता है बच्चों को और उनके बच्चों की मम्मी को पीटता है। इस प्रकार की स्थिति से बच्चा आएगा और घर स्कूल आते ही आप उसको पीटते हो कि कल तेरे को होमवर्क दिया था तो क्यों नहीं करके आया, तो वो बच्चा कभी भी नहीं सीख पाएगा। वो बच्चा एक अपराधी किस्म का बच्चा बनने के चांसेस उसके हो जाते हैं। इसलिए आपके लाइजन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए बच्चे का बैकग्राउंड किस तरीके का है। टू सर्व एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर सेलेक्टिंग सुपरवाइजरी टेक्निक, वो एक क्या होता है, गाइडिंग प्रिंसिपल होता है क्या करने के लिए, सुपरवाइजरी टेक्निक सेलेक्ट करने के लिए कि ऐसी कौन सी टेक्निक हो जिनसे बच्चे का सही सही मूल्यांकन हो सके। ये भी तो तय करना होता है कि ये मेथड सही है या नहीं है, ये तरीका ठीक है या नहीं है, ये अप्रोच ठीक है या नहीं है। ये सारी बातें आपको मूल्यांकन से पता चलती हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, ये ऑल ऑफ दी जिसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ, इवेल्युएशन किसकी प्रोसेस है? इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो उस टॉपिक को समझने के लिए हैं, न कि इनके आंसर्स देने के लिए। आंसर तो इसका भी क्या है, ऑल ऑफ दीज है, लेकिन आपको ये सारी चीजें समझनी है। इवेल्युएशन जो है ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी है। यस, हाँ आंसर्स भी मिलेंगे, आंसर्स ही मिलेंगे क्या मेथड्स वाले क्वेश्चंस का? हाँ आंसर्स भी मिलेंगे। अब आंसर नहीं मिलेंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई 200 क्वेश्चन तो हमें दे दिए और सर ने आंसर नहीं दिए, फिर तो आप उसको कैसे रिवाइज करोगे? आंसर्स भी मिलेंगे, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को लगभग 200 क्वेश्चन है वो 180-85 के आसपास हो सकते हैं। वो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा और उनके आंसर्स भी होंगे, आप उनको रिवाइज कर लेना ठीक तरीके से। ठीक है भाई, ठीक है, हो जाएगा ये। अब इसका आंसर बताओ। इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ, इवेल्युएशन किसकी प्रोसेस है? डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये डिटरमिन करना, इस बात का निर्धारण करना कि किस सीमा तक के ऑब्जेक्टिव्स का अचीवमेंट हुआ है। देखो सबसे पहले हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है उनको सेट किया जाता है कि ये पढ़ाने के ये मकसद है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। मूल्यांकन ये बताता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए गए थे उन ऑब्जेक्टिव्स को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सका, ये तय किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये सारे नहीं पूछेंगे लेकिन कोई एक पूछेंगे इनमें से कि ये क्या है, तो आप उसको समझ जाएंगे। कंपेयरिंग द आउटकम्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आउटकम यानी उसका जो प्रतिफल मिला, आपने जो इंस्ट्रक्ट किया, आपने जो पढ़ाया उसका प्रतिफल मिला, उनके बीच का क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है कि इस प्रकार के मेथड से ये आउटकम आते हैं, इस प्रकार के मेथड से ये आउटकम आते हैं, ये कंपेयर करना होता है। बच्चे को पढ़ाने से पहले ऐसा था और पढ़ाने के बाद बच्चा ऐसा है, उसका मूल्यांकन करना होता है, उसका कंपैरिजन करना। असर्टिंग द क्वालिटी वैल्यू ऑफ आउटकम्स, और वैल्यू और क्वालिटी आउटकम्स, प्रतिफल की गुणवत्ता कैसी है, गुणवत्ता कैसी है ये जानना होता है। तो इसका सही आंसर भी क्या है, ऑल ऑफ दीज। चलो आगे देखिएगा, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, लैंग्वेज लर्निंग कहां से शुरू होती है? लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, लैंग्वेज सर मॉडल की एक क्लास करवा दीजिए प्रवीण बानो। इससे पहले वाली जो क्लास थी मैराथन क्लास, उसमें हमने लिटरेरी टर्म्स को करवाया था, मेथड्स को करवाया था और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करवाया था। आप एक बार उस क्लास को ठीक से देख लीजिएगा, और यदि फिर भी आपका काम नहीं होता है तो उससे पहले की हमारी मेथड्स पे एक कंप्लीट क्लास कराई हुई है, और उसका लिंक भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। आज से लगभग के 2-3 साल पहले जब पिछली बार एग्जाम हुई थी तब हमने रीड प्री का पूरा सिलेबस यूट्यूब पे करवाया था।
और उन सभी क्लासों का एक प्लेलिस्ट बना के उन सभी का लिंक जो है वो आपकी सुविधा के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। आपको जिस क्लास की आवश्यकता हो वो देख लें। यदि आपको सभी की आवश्यकता नहीं है तो सभी नहीं देखें, आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है तो कोई नहीं देखें, अपना समय खराब नहीं करें। और आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक की क्लास देखनी है तो वो देख लीजिएगा, अपने समय को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हुए। जो आवश्यक हो वो ही देखें, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। अपना जहां से भी आप तैयारी करते हैं करते रहें। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम LSRW। लैंग्वेज लर्निंग फ्रॉम कहां से शुरू होती है? एल से शुरू होती है। ये सीक्वेंस होती है। किसी भी भाषा को इसी तरीके से सीखा जा सकता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जो लैंग्वेज सीखने की जो स्किल्स हैं उनका प्रॉपर जो क्रम है, प्रॉपर जो सीक्वेंस है, प्रॉपर जो ऑर्डर है, ये लिखा होता है कि व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल का प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है? तो वो होता है LSRW। ठीक है, LSRW से क्या मतलब है ये आप सब जरूर जानते ही जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिसनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच फोकसेस ऑन। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है किस पे फोकस करती है? किस पे फोकस करती है भाई? कम्युनिकेटिव अप्रोच का जो फोकस होता है वो मैसेज पे होता है। किस पे होता है? मैसेज पे होता है। उसका फोकस जो होता है वो इंटरेक्शन पे होता है। उसका फोकस जो होता है वो किस पे होता है? कम्युनिकेशन पे होता है। ठीक है, मैसेज पे होता है, मीनिंग पे होता है, MEANING, मीनिंग पे होता है, यूज ऑफ लैंग्वेज पे होता है, यूज ऑफ लैंग्वेज पे होता है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज पे होता है। ये इनमें से कोई एक आपको पूछेगा, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज पे होता है, इंटरेक्शन पे होता है, डिस्कशन पे होता है, डिस्कोर्स पे होता है, कन्वेइंग द मैसेज होता है। ये सारी चीजें कम्युनिकेटिव अप्रोच में इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन पे फोकस दिया जाता है। ठीक है भाई, जिन पे फोकस होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। रोल ऑफ ए टीचर इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज दैट ऑफ। एक टीचर का क्या रोल होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में इंटरेक्शन ही क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरेक्शन ही मुख्य चीज होती है, वही एम होता है, वही अल्टीमेट गोल होता है। ठीक है, डेल हेम्स ने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टर्म जो थी वो दी थी। नॉम चॉम्स्की जो है उसके यहां पहली बार रेफरेंस मिलता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। टीचर का जो रोल होता है वो क्या रोल होता है बताओ भाई। 9 वाले क्वेश्चन का सही आंसर कीजिएगा। 9 वाले क्वेश्चन का सही आंसर कीजिएगा। फैसिलिटेटर होता है। एक्चुअली फैसिलिटेटर होता तो क्या नहीं होता है भाई? ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि फैसिलिटेटर होता है, क्या नहीं होता है? इंस्ट्रक्टर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इंस्ट्रक्टर नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है, इंस्ट्रक्टर नहीं होता है। क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है। फैसिलिटेटर का मतलब सहयोगी होता है। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है? सहयोगी होता है, वो उसकी हेल्प करने वाला होता है। कमेंटेटर भी नहीं होता है, लेकिन को कम्युनिकेटर भी होता है। को कम्युनिकेटर का मतलब के साथ बात करने वाला होता है, को कम्युनिकेटर भी होता है। तो फैसिलिटेटर भी होता है, को कम्युनिकेटर भी होता है। इनमें से कोई एक ऑप्शन मिले तब भी आप कर लेंगे, लेकिन यहां हमने दोनों ले लिए, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फैसिलिटेटर भी है और क्या है? कम्युनिकेटर भी है। फैसिलिटेटर भी है और कम्युनिकेटर भी है, इसके दोनों सही आंसर हो जाएंगे। के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिएगा, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स व्हाइल डिटरमिनिंग द सेकंड लैंग्वेज सिलेबस शुड नॉट टेक इन अकाउंट। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। एक है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन और ग्रेडेशन से कई बार क्वेश्चन आते हैं। में एक बात तो सिलेक्शन की है, और सिलेक्शन का मतलब यह है कि सभी बच्चों को एक जैसी बात नहीं पढ़ाई जा सकती। जैसे एक हॉस्पिटल होता है,
एक हॉस्पिटल में एक वार्ड होता है, उसमें 45 पेशेंट्स भर्ती हैं, लेकिन सभी के सभी पेशेंट्स को एक जैसी मेडिसिन, एक जैसा इलाज नहीं दिया जाता है। ऐसा ही एजुकेशन में होना चाहिए। सभी के सभी बच्चों को क्या नहीं किया जा सकता है, एक जैसा कंटेंट नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। छठी क्लास के बच्चे अलग होंगे, सातवीं के बच्चे अलग होंगे। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड के बच्चे अलग हैं, सेकंड के अलग है, रीट प्री के अलग हैं, रीट मेंस के अलग होते हैं। सबको अलग अलग पढ़ाया जाता है। तो उस पढ़ाने के लिए सिलेक्शन करना होता है, और सिलेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। वो क्राइटेरिया कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 क्राइटेरिया के आधार पे क्या किया जाता है, मैटर को सिलेक्ट किया जाता है। आपका काम यह है कि आप उन 6 क्राइटेरियाज को फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली क्लास में उनको डिटेल से समझाया था। दूसरा पोर्शन जो आता है वो आता है ग्रेडेशन का। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कि ग्रेडेशन में कौन से 2 चीजें शामिल होती हैं, तो इसमें एक तो ग्रुपिंग शामिल होता है। क्या होता है इसमें? एक तो ग्रुपिंग शामिल होता है, और एक इसमें सीक्वेंसिंग कह सकते हो या ऑर्डर कह सकते हो। 2 चीजें शामिल होती हैं इसमें, ग्रुपिंग और एक सीक्वेंसिंग, या ऑर्डरिंग कह सकते हो, सीक्वेंसिंग कहते हैं। ये 2 चीजें इसमें शामिल होती हैं। ग्रुपिंग में जो होता है उसमें 2 ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो कौन सा होता है? लेक्सिकल ग्रुपिंग। कौन सा बेटा? लेक्सिकल ग्रुपिंग होता है एक तो, लेक्सिकल ग्रुपिंग। और एक होता है सिमेंटिक ग्रुपिंग। सिमेंटिक ग्रुपिंग, ये 2 ग्रुपिंग जो हैं यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप लोग बताइएगा 6 क्राइटेरिया कौन से हैं, और लेक्सिकल ग्रुपिंग क्या है, और सिमेंटिक ग्रुपिंग क्या है, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। यस, बताओ भी। थैंक यू सभी बच्चों को, थैंक यू भाई। अब फटाफट आंसर करो भाई, ठीक है? अब फटाफट आंसर करो, बस केवल पढ़ाई की बातों पे ध्यान रखो। इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, केवल पढ़ाई की बातें कीजिएगा। इसमें कौन से होते हैं? रेंज होती है, कवरेज होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज, ये हो गया इसमें। और इसमें टीचेबिलिटी होती है, लर्नेबिलिटी होती है, अवेलेबिलिटी होती है। टीचेबिलिटी, लर्नेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये तो इसमें हो गए 6। और इधर लेक्सिकल ग्रुपिंग का मतलब होता है किसी एक जो मुख्य लेक्सिकल आइटम होता है उसके रिलेटेड सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। जैसे स्कूल है, स्कूल है, अब स्कूल हेड मान लिया जाए, अब स्कूल से रिलेटेड सारी चीजें आ गई। जैसे स्कूल से रिलेटेड क्या है? टीचर है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। क्लासरूम है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। पियोन है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। लाइब्रेरी है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। और आपसे पूछें टीचर, क्लासरूम, लाइब्रेरी, स्कूल, ये कौन सी ग्रुपिंग है, तो आप कहेंगे ये लेक्सिकल ग्रुपिंग है। कौन सी ग्रुपिंग है? लेक्सिकल ग्रुपिंग है। और सिमेंटिक ग्रुपिंग जो होती है वो मीनिंग के आधार पे या फंक्शन के आधार पे, जिनका मीनिंग और फंक्शन लगभग एक जैसा ही होता है। जैसे कार ले लें, बस ले लें, ट्रेन ले लें, इन 3 को शामिल कर लिया और आपसे पूछे कि ये कौन सा ग्रुपिंग है, तो ये सिमेंटिक ग्रुपिंग। कौन सी ग्रुपिंग है? सिमेंटिक ग्रुपिंग। समझ में आ गई होगी बात भाई आपके? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। रेंज, कवरेज, फ्रीक्वेंसी, लर्नेबिलिटी, टीचेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये 6 होते हैं। क्वेश्चन क्या था इसको समझ लो, अब यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। Selection of language items while determining the second language syllabus should not take into account। किस बात को ध्यान में रखनी है? द मिनिमल डिस्ट्रप्शन ऑफ स्कूल शेड्यूल, स्कूल के शेड्यूल को कम से कम डिस्ट्रप्शन हो, इस बात का ध्यान रखा जाए क्या? नहीं। आप क्या पढ़ा रहे हो, पढ़ाते समय जो सिलेक्शन करोगे मटेरियल का, उसमें आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि स्कूल का शेड्यूल गड़बड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। हाउ इजी इट इज टू लर्न और यूज द आइटम, ये सही है, तो कहते हैं यहाँ पे लर्नेबिलिटी। हाउ इजी इट इज टू टीच द कॉन्सेप्ट को टीचेबिलिटी कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ द आइटम, ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका ध्यान नहीं रखते, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए वाला आपका इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन देखिएगा 11 वाला। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है जब बच्चा दूसरी भाषा को ग्रहण करता है, तो कौन सी बात जो है वो इफेक्टिव होती है? इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज।
when it is used as the basis for discussing grammatical concepts, जब इसको ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जाए तब अच्छे से समझ में आती है क्या भाषा? नहीं। इन्वॉल्विंग पीरियोडिक रिवीजन वर्क बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट, और बार बार रिवीजन करवाया जाए तब अच्छे से समझ में आती है क्या? इन्वॉल्व मोस्टली सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट्स यूजिंग सर्टेन गाइडलाइंस, सेल्फ स्टडी ज्यादा करवाई जाए तब समझ में आती है क्या? इज प्रैक्टिस्ड इन सिचुएशंस फेमिलियर टू द स्टूडेंट, या फिर ऐसी सिचुएशन में पढ़ाया जाए जो बच्चे के लिए फेमिलियर होती हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो डी है। देखो टीचिंग मेथड में 8 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आप लोगों को समझ के करना होगा, और उनमें से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक से क्वेश्चन को पढ़ो, सारे ऑप्शंस को समझो और फिर उसके बाद उसका आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, Which of the following is basic characteristic of communicative language teaching? इनमें से CLT की कौन सी बेसिक करेक्टरिस्टिक है? ये क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो, करो इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? 12 वाला का। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिएगा। एन एम्फेसिस ऑन लर्निंग टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज। एन एम्फेसिस ऑन लर्निंग टू कम्युनिकेट होना चाहिए था, कम्युनिकेट थ्रू इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज। यही मकसद होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का, यही मकसद होता है कि बच्चा सीख जाए कम्युनिकेट करना इंटरेक्शन के थ्रू, किसमें? टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीख जाए, इंटरेक्ट करना सीख जाए, यही मकसद होता है। देयर इज ए लॉट ऑफ फोकस ऑन ग्रामर, नहीं, ग्रामर पे ज्यादा फोकस नहीं होता है। लैंग्वेज एक्टिवेशन इज लिमिटेड टू क्लासरूम एक्टिविटी, केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं होता है, जहां कहीं भी बच्चा होता है वहां लैंग्वेज को यूज करता है। लर्नर्स ओवन प्रिंसिपल पर्सनल एक्सपीरियंसेस आर नॉट गिवन इंपोर्टेंस इन द लर्निंग प्रोसेस, बच्चे के खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लर्निंग में शामिल नहीं किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है, इसलिए ये बात भी ठीक नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है 12 वाले का क्या हो गया? ए हो गया। उसके बाद देखिएगा 13 वाला, The main responsibility of a language teacher as a facilitator is, एक टीचर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए फैसिलिटेटर वो क्या है? टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर्स टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली। टीचर का भाषा को पढ़ाते समय यही मकसद होता है कि वो क्या करे? अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज तैयार करे, बच्चे को इस प्रकार के अवसर पैदा करके दे, मीनिंगफुल एनवायरमेंट तैयार करे फॉर द लर्नर टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली, ताकि वो उस भाषा को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? यूज कर सके। ये सही बात है, पहला ही आंसर है इसका। प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, भर भर के इंफॉर्मेशन दी जाए, ऐसा नहीं है। एंड मेक द लर्नर्स लिसन टू इट, नहीं। स्ट्रिक्टली कंट्रोल द क्लास एंड कवर सिलेबस इन क्विक टाइम, जल्दी से सिलेबस करवा दे, क्लास में पूरा कंट्रोल रखे, ये भी टीचर का काम नहीं है। टू रीड द लेसन्स अलाउड, लेसन्स को जोर से पढ़े एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन, और हर लाइन की एक्सप्लेनेशन दे। टीचर का मुख्य जो काम होता है वो ये होता है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को तैयार करे, लर्निंग एनवायरमेंट को तैयार करे, ये मुख्य मकसद होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? 13 वाले में ए आंसर इसका सही है। द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज, असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? 14 का आंसर कीजिएगा। नीचे ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी, ए एंड सी, इस प्रकार से आपको आंसर करने हैं। आजकल ऐसे आंसर्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फैक्ट वाले होते हैं, स्टेटमेंट वाले होते हैं, नीचे 1 2 3 आंसर होते हैं। द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज, असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? असेसमेंट का, यस, यस, गुड, वेरी गुड भाई, आंसर करो भाई फटाफट, है ना। 14 का आंसर जो है वो कीजिएगा। 14 का बी आंसर बता रहे हैं, ए और सी। देखते हैं कौन सा आंसर है। टू मेजर अचीवमेंट ऑफ द लर्नर्स, ये तो ठीक है, लर्नर्स के अचीवमेंट को मेजर करना, कितना सीख पाए, उनके बिहेवियर में कितना चेंज आया, जो लर्निंग आउटकम्स थे उनको कितना, किस सीमा तक, टू व्हाट एक्सटेंट उनको पाया जा सका।
टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, ये नहीं। टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करना। टू डिसाइड पास और फेल, ये नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए और सी वाला। तो ए और सी कौन से में है? बी में है। बिल्कुल ठीक कहा भाई आपने। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न्ड, लैंग्वेज स्किल्स सबसे अच्छी कैसे सीखी जा सकती है? पहले तो पूछते हैं कि इनका कर्म क्या होता है, इनकी सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस होती है इनकी LSRW, ये तो इनकी सीक्वेंस होती है। तो ये बात तो हम समझ गए। फिर कब अच्छे से सीखी जा सकती है? ऐसा कि 20 दिन तो L को सिखाया जाए, फिर S को सिखाया जाए, फिर R को सिखाया जाए, इन सब को फिर भूल जाए और फिर किसको सिखाएं? W को सिखाएं। ऐसा नहीं होता है। इन सबको इंटीग्रेटेड मेथड से सिखाया जाता है। इंटीग्रेटेड मेथड को मतलब शुरुआत तो यहां से की जाए, लेकिन फिर सबको एक साथ करके, एक साथ शामिल करके फिर सिखाया जाए, तब चीजें क्या आती हैं? समझ में ठीक तरीके से आती हैं। ओनली थ्रू रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट्स नहीं। इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, यदि उनको इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाया जाए, यदि उनको एक दूसरे से जोड़कर सिखाया जाए। देखो कभी भी आप सीख रहे हैं तो टॉपिक्स को एक दूसरे को जोड़ के सीखते हैं, तब चीजें अच्छे समझ में आती हैं। विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल्स, ड्रिल्स प्रैक्टिस होती है, ये भी नहीं है। व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन आइसोलेशन, एक एक करके सिखाया जाए, वन स्किल एट ए टाइम, एक स्किल एक टाइम पे हो, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है? इंटीग्रेटेड मैनर वाला है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी वाला इसका सही आंसर है। बी इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर जो है वो बी वाला है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाएगा। रेमेडियल टीचिंग इज पार्ट ऑफ, रेमेडियल टीचिंग किसका पार्ट है? रेमेडियल टीचिंग में, रेमेडियल टीचिंग इज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर समेटिव असेसमेंट, ये आप लोगों को बताना है। बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? रेमेडियल टीचिंग जो है, रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या है? ये है कि कुछ बच्चे जो पीछे रह गए उनको बराबर लाने का प्रयास जो है वो क्या होता है? रेमेडियल टीचिंग होता है। और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट होता है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी क्या होता है? इंप्रूव किया जाता है फीडबैक के आधार पे। ये जो है वो किसका पार्ट है? रेमेडियल टीचिंग का पार्ट। रेमेडियल टीचिंग जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। द टू एरियाज ऑफ सीसीई आर, सीसीई के दो एरियाज कौन से हैं? कई बार पूछा जाता है कि सीसीई से क्या मतलब है, यानी सीसीई का कंप्लीट फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवेल्युएशन। कंटिन्यूअस का मतलब होता है इसमें लगातार इवेल्युएशन होता है। ठीक है, कंप्रेहेंसिव का मतलब होता है पर्सनैलिटी के हर पार्ट का इवेल्युएशन होता है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव कहा जाता है। इसमें दो कौन सी चीजें शामिल होती हैं? स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक दोनों चीजें शामिल होती हैं। स्कोलिस्टिक का मतलब होता है जो पाठ्यक्रम में जो चीजें होती हैं वो, और को स्कोलिस्टिक का मतलब होता है जो सह शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं, ये दोनों चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो इसका सही आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। कंप्रेहेंसिव इन द सीसीई इंप्लाइज दैट, कंप्रेहेंसिव से क्या मतलब है? कंप्रेहेंसिव से इसमें क्या मतलब है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्रेहेंसिव से क्या मतलब है। कंप्रेहेंसिव से क्या मतलब है? आंसर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स एक बार देख लेता हूं। एक बार आपके कमेंट्स में देख लेता हूं, आप लोग आंसर कीजिएगा जब तक। वेरी गुड, ठीक है ठीक है। कंप्रेहेंसिव का मतलब है समग्र। कंप्रेहेंसिव का मतलब क्या है? समग्र। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड्स पर्सनालिटी हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। पर्सनालिटी के सभी पक्षों को स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक सभी चीजों को इसमें शामिल करना होता है। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ए चाइल्ड्स पर्सनालिटी हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। तो इसका सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा इसका। ठीक है, स्कोलिस्टिक नहीं, नॉन स्कोलिस्टिक भी नहीं, दोनों के दोनों पार्ट इसमें होने चाहिए, तो ए आ जाएगा इसमें। 19 वाला देखिएगा। रेमेडियल टीचिंग इज मीन्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, रेमेडियल टीचिंग
किसके डेवलपमेंट के लिए होती है? रेमेडियल टीचिंग का क्वेश्चन है, किसके डेवलपमेंट के लिए होती है? पर्टिकुलर स्किल्स नॉट अंडरस्टूड बाय रेगुलर टीचिंग, वे चीजें जो रेगुलर टीचिंग के दौरान नहीं सीखी जा सकी, बच्चा पीछे रह गया, उनको सिखाया जाता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। एरियाज नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय द रेगुलर टीचिंग, वे एरिया जिनको रेगुलर टीचिंग के दौरान ठीक तरीके से नहीं सीखा जा सका, बच्चा पीछे रह गया, उनको सिखाया जाता है। ये भी ठीक है। टू इनहांस द कंप्रेहेंशन ऑफ फ्रेज अनटॉट टॉपिक, फ्रेज टॉपिक है जिसको पहले नहीं पढ़ाया गया, उसकी समझ को विकसित करना, ये इसका मकसद नहीं होता है। रेमेडियल टीचिंग में फ्रेज टीचिंग का मकसद नहीं होता है। जो चीजें पहले पढ़ाई जा चुकी हैं, बच्चे को में नहीं आई किसी वजह से, उसको वापस पढ़ाना होता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो डी है, और जिसमें दोनों शामिल हैं, ए एंड बी, इसमें दोनों चीजें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। रेमेडियल टीचिंग शुड बी कैरिड आउट ऑन, रेमेडियल टीचिंग कब होनी चाहिए? कैरिड आउट ऑन का मतलब कब होनी चाहिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीनियर लर्नर्स, सीनियर लर्नर्स की पहचान के बाद रेमेडियल टीचिंग होनी चाहिए? नहीं, सीनियर लर्नर से कोई मतलब नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्ली लर्नर्स, तो फटाफट चीजों को सीख जाते हैं, उनको नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेट लर्नर्स, जो देरी से सीखते हैं, उनको नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेलेडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कोजेस, लैंग्वेज टेस्ट यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद मेलेडीज का मतलब होता है जो प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, वे प्रॉब्लम्स किन किन बच्चों की हैं, ये आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होनी चाहिए? रेमेडियल टीचिंग होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो गया? डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को, क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार ठीक तरीके से। The materials should be according to child's mental age, मटेरियल जो है जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चे की मेंटल एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, के बाद बच्चे की मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि ग्रेड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज इन्वॉल्व इन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में कौन सा प्रिंसिपल शामिल है, यानी ये बात कौन सा प्रिंसिपल कहता है? ये बात जो कहता है वो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन वाला प्रिंसिपल कहता है। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले ही इसकी हमने चर्चा की थी, तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन और ग्रेडेशन की बात यहां कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा फटाफट। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट्स अ जील, जील का मतलब होता है जॉस, एंथुजियाज्म, उत्साह कौन सा बढ़ता है? टू लर्न समथिंग न्यू इन लैंग्वेज, कुछ नया सीखने के लिए कौन सा जो है वो करता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर नहीं, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। कुछ नया सीखने के लिए, उत्साह भरने के लिए आपको उसको क्या करना होता है? मोटिवेट करना होता है। और जब बच्चा मोटिवेटेड होता है तो वो नई चीजों को आसानी से सीख लेता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के क्या किया जा सकता है? आप लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं और प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के कर रहे हैं, तो क्या फायदा हो जाता है? टीचिंग कैन बी डिफिकल्ट, ऐसा करने से टीचिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है? नहीं। डिजायर्ड गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड, जो अपेक्षित लक्ष्य थे, डिजायर्ड गोल थे ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड, वो प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक बात है ये, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए थे वो लक्ष्य आपको मिल जाते हैं। किससे? अगर आप पे प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसका सही आंसर जो है वो बी आ जाएगा। ओनली लैंग्वेज हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड, नहीं, लिंग्विस्टिक हैबिट्स। ओनली लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज विल बी इनहांस्ड, नहीं, जैसा भी आपका उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। तो इसका आंसर जो है बी वाला इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में चलिएगा। द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज रिसोर्स, यहां से क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है ये? कि मल्टीलिंगुअल नेचर जो क्लास का है वो एज ए रिसोर्स यूज होता है। कई बार तो सीधा यही पूछ लेते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो रिसोर्स है या फिर ड्रॉबैक है, हर्डल है या रिसोर्स है, आपके लिए वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है? तो ये रिसोर्स है, ये मानना। क्यों रिसोर्स है देखिएगा।
एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, क्योंकि जब मल्टीलिंगुअलिज्म होती है क्लास में, एक से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, एक से ज्यादा भाषाओं का यूज करने वाले बच्चे होते हैं, तो बच्चा क्या फील करता है? सिक्योर फील करता है और एक्सेप्टेड फील करता है। उसको लगता है कि मैं यहाँ स्वीकार्य हूं, मेरी भी यहाँ स्वीकृति है। तो ये इसका सही आंसर है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन अभी। एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम स्पेस, ये कभी नहीं होता है। सारे के सारे बच्चे सेम पेस पे कभी नहीं सीखते हैं, एक साथ गति पे। चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअलिज्म जो नेचर होता है उसका मकसद ये नहीं होता कि बच्चे को बहुत सारी भाषाएं सिखाना है। मल्टीलिंगुअल जो क्लास होती है उसका मतलब ये होता है उस क्लास में अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले बच्चे हैं, सबको समान तरफ से माना जाता है, सबको एक्सेप्ट किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ए वाला है। देखिएगा 5 का 25 का, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िएगा और इसका आंसर भी कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, which one of the following is not an objective of language teaching learning? भाषा को पढ़ाने का एक उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं, वो आपको ढूंढना है। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार कौन सा नहीं है? डेवलप कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर्स। देखो भाषा को समझिएगा आप क्या कह रहे हैं। ऐसी कॉम्पिटेंस, दक्षता को विकसित करना कि टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर्स, जो सुनता है उसको वो समझ जाए, यानी उसकी लिसनिंग जो कैपेबिलिटी है वो विकसित किया जाए। आपको जो चीज सुन रही है आप उसको समझ रहे हैं, यही लिसनिंग है। एबिलिटी टू रीड विद कंप्रेहेंशन, रीड पढ़े वो समझ के साथ, कोई चीज पढ़ रहा है उसको समझ में भी आ रही है, ठीक बात है। अफर्टलेस एक्सप्रेशन, यानी फिर वो जो समझा, जो उसने सुना उसको समझा, जो पढ़ा उसको समझा, और फिर वो उसको एक्सप्रेस भी कर सके, उसको अभिव्यक्त भी कर सके। तो ये जो आंसर है ये क्या है? ये भी ठीक है। टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, भाषा का इतिहास जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि आप भाषा का क्या जाने, इतिहास जाने की भाषा कहां से क्या डेवलप हुई है, इस प्रकार की जानने की कोई आवश्यकता। एक मिनट देखते हैं भाई क्या दिक्कत हुई, एक बार देखते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद। जब तक आप कमेंट करते रहें, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, उसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं एक बार आप बता दीजिएगा, जब तक ये ठीक हो जाता है। यस, कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? कितने नंबर क्वेश्चन पे आ गए थे भैया अपन? कितने नंबर क्वेश्चन पे आ गए थे? कितने नंबर क्वेश्चन पे आ गए थे, एक बार आप मुझे बता देंगे तो अपन फटाफट वहां तक पहुंच। 25 में से 22 सही है। अफर्टलेस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? अफर्टलेस एक्सप्रेशन का मतलब होता है बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आप अभिव्यक्त कर दें। अफर्टलेस का मतलब यह होता है कि बिना कोई बहुत प्रयास के आप चीजों को क्या कर दें, फटाफट अभिव्यक्त कर दें, उसको कहते हैं अफर्टलेस एक्सप्रेशन। अफर्टलेस बिना प्रयास के, अफर्ट्स होते हैं प्रयास, और अफर्टलेस का मतलब होता है बिना प्रयास के, बिना प्रयास के। ये क्वेश्चन अपना चल रहा था, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26 पे। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इवेल्युएशन, इनमें से कौन सा इवेल्युएशन के बारे में सही है? इस क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट।
इट ओनली डिलीवर्स जजमेंट, डज नॉट सजेस्ट इंप्रूवमेंट। इवेल्युएशन जो है वो केवल जजमेंट बताता है, क्या नहीं बताता है? ये केवल जजमेंट बताता है, क्या नहीं बताता है भैया? इंप्रूवमेंट नहीं बताता है, नहीं ऐसा नहीं है। ये इंप्रूवमेंट भी बताता है। इवेल्युएशन का मकसद जो होता है वो केवल जजमेंट देना नहीं है, क्या है? इंप्रूवमेंट करना भी होता है। फॉर्मेटिव एंड असिस्ट समेटिव टर्म्स वर कॉइन्ड बाय नॉर्म चॉम्स्की। नॉर्म चॉम्स्की ने बताई थी क्या भैया? नॉर्म चॉम्स्की ने बताई थी क्या फॉर्मेटिव और समेटिव? नहीं, ये माइकल स्क्रीवेन ने बताई थी। ये बात भी सही नहीं है। इट इज अप्लीकेबल ड्यूरिंग एंड एट द एंड ऑफ द टीचिंग प्रोग्राम। हाँ, ये ड्यूरिंग और टीचिंग प्रोग्राम यानी एंड में भी हो सकता है और ड्यूरिंग द सेशन भी हो सकता है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम भी हो सकता है। ये बात सही है। इट इज ओनली, इट इज बाय ऑल मींस ऑप्शनल। ये ऑप्शनल होता है, इवेल्युएशन ऑप्शनल नहीं होता है। यदि आप टीचिंग करवा रहे हैं तो इवेल्युएशन होता ही होता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है? सी वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। Who coined the terms formative and summative assessment? कई बार हमने इसको देख लिया है। इसका सही आंसर कौन सा है? माइकल स्क्रीवेन है इसका सही आंसर कौन सा है? माइकल स्क्रीवेन है। और डेल हेम्स जो है, इस आदमी ने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की जो थ्योरी थी वो डेल हेम्स ने दी थी। ठीक है। दूसरा, नॉर्म चॉम्स्की जो है, इस आदमी ने लिंग्विस्टिक थ्योरी जो थी वो दी थी इसने। तो इसका तीनों का हो गया। माइकल स्क्रीवेन ने क्या दिया? फॉर्मेटिव समेटिव। डेल हेम्स ने क्या दिया? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की थ्योरी दी। नॉर्म चॉम्स्की ने क्या दिया? लिंग्विस्टिक थ्योरी, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की थ्योरी दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वाज कॉइन्ड बाय, अभी हमने जिक्र किया था और उसका सही नाम था डेल हेम्स ने। डेल हेम्स ने। कई की जगह आपको नॉर्म चॉम्स्की भी मिल जाता है, लेकिन वो सही आंसर नहीं है। नॉर्म चॉम्स्की की लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस थ्योरी में उसका पहला रेफरेंस मिलता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का। एज ए थ्योरी जो दी थी वो किसने दी थी? डेल हेम्स ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? बताओ भाई, कौन सी बात सही नहीं है? देयर इज नो ऑथोरिटेटिव यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का कोई अधिकृत सर्वग्राही मॉडल नहीं है। ऐसा नहीं है, इसका मॉडल है, सर्वग्राही मॉडल है। इसका मतलब ये बात तो सही है। इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ ग्रामेटिकल एंड फंक्शनल टीचिंग। ये बात भी सही है। ग्रामेटिकल टीचिंग होती है और फंक्शनल भी होती है। द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू डेवलप लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ये नहीं है। गोल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है वो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को डेवलप करना होता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो तीसरा हो जाएगा। गलत पूछा है तो गलत कौन सा है? तीसरा है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स बोथ ग्रामेटिकल एंड सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ये भी सही है। देखो, इसके एक एक जो ऑप्शन है, तीनों तीनों क्वेश्चन बन रहे हैं, ये मान के चलो तीनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था यानी जो गलत था वो कौन सा है? ये है सी वाला। इसका देखिएगा। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कंबाइंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? 30 वाले का आंसर आप आराम से कर देंगे। अब 30 वाले का आंसर आप आराम से कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस एंड एबिलिटी टू यूज स्ट्रक्चर्स करेक्टली। नहीं, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, और भाषा को अप्रोप्रिएटली यूज करने की कॉम्पिटेंस जो है वो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो उसमें ये दोनों चीजें शामिल होती हैं। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस ये तो एक ही होती है। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये भी नहीं होता। तो इसका सही आंसर जो है वो ए वाला इसका सही आंसर है। 30 वाले का आंसर ए है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भाई क्वेश्चन। इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड? अरे इतने सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं,
कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को यदि देख लोगे, और ये वही क्वेश्चन है जो 200 क्वेश्चन जिनकी मैं चर्चा करता हूं, 180-85 के आसपास क्वेश्चन है वो, ये सारे वहीं से लिए हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग पे भी कम से कम 40 के आसपास क्वेश्चन होंगे, रेमेडियल टीचिंग पे 30-35-40 क्वेश्चन होंगे। इतने सारे क्वेश्चन पढ़ोगे, इनके ऑप्शंस पढ़ोगे, तो कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आप आराम से कर दोगे, उसमें दिक्कत ही नहीं आएगी आपको किसी तरह की। फोकस ऑन किस पे होता है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड? ग्रामेटिकल एक्यूरेसी नहीं, रूल ऑफ ग्रामर नहीं, फ्लुएंसी इन एक्सप्रेशन, ठीक है, मास्टरी ऑफ कंटेंट नहीं, तो इसका ये है, में सबसे ज्यादा जोर होता है वो एक्सप्रेशन पे होता है। किस पे होता है? एक्सप्रेशन पे। चलो नेक्स्ट देखिएगा, 32 वाला, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? अभी देखा था हमने क्वेश्चन, बता देंगे शायद आप लोग इसका आंसर। ओनली ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं, बहुत ग्रामेटिकल नॉलेज एंड एबिलिटी टू यूज द नॉलेज टू परफॉर्म द बेटर फंक्शन, ये इसका सही आंसर है। ग्रामेटिकल नॉलेज के साथ एबिलिटी टू यूज दिस नॉलेज टू परफॉर्म बेटर फंक्शन, उस नॉलेज को ठीक तरीके से यूज कर पाना, दोनों चीजें इसमें शामिल होती हैं। ओनली एब्स्ट्रैक्ट ग्रामेटिकल नॉलेज ये भी नहीं है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस नहीं है, तो ये इसका सही आंसर है, बी वाला इसका सही आंसर है, बी वाला। चलो आगे चलिएगा, 33 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट अजम्पशन? कौन सी गलत अवधारणा है इन लैंग्वेज टीचिंग? लैंग्वेज टीचिंग में कौन सी अवधारणा जो सही नहीं है? पहला देखिएगा, लर्नर्स एक्वायर नॉलेज बाय ट्राइंग टू यूज इट इन रियल सिचुएशंस। बच्चे भाषा को एक्वायर करते हैं, सीखते हैं बाय ट्राइंग टू यूज इट इन रियल सिचुएशंस, रियल सिचुएशंस में उसको यूज करके, रियल सिचुएशन में भाषा को यूज करके बच्चे सीखते हैं, ये तो सही बात है। लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, देखो आजकल जो नई शिक्षा नीति है उसमें तो ये कहा भी है कि बच्चे को मदर टंग में पढ़ाइएगा, फर्स्ट लैंग्वेज में पढ़ाएगा, तो फर्स्ट लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लैंग्वेज टीचिंग शुड हैव फोकस ऑन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज। लैंग्वेज टीचिंग में कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज पे फोकस करना चाहिए, ये बात भी सही है। लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इंपॉर्टेंस टू राइटिंग रादर देन स्पीच। लैंग्वेज टीचिंग में राइटिंग पर जोर देना चाहिए बजाय किसके? स्पीच पे जोर देना चाहिए। आजकल जो है लैंग्वेज टीचिंग का मकसद ही क्या है? स्पीच है, कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है, डिस्कशन है, बच्चा टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए, यही तो मुख्य उद्देश्य है। तो ये बात सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? डी वाला इसका सही आंसर है। वेरी गुड भाई, ठीक है, आप सब लोग ठीक कमेंट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप लोगों की तैयारी ठीक ठीक है। आप पे नेक्स्ट देखिएगा, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज दैट। लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो मटेरियल आप प्रिपेयर करते हैं उनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल है? कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स शुड बी चूजन। आजकल एक बड़ा प्रचलन चला हुआ है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज मार्केट में चली हुई हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, एक मकसद ये होता है कि ऐसा मटेरियल सेलेक्ट किया जाए जो मटेरियल बहुत कॉम्प्लेक्स हो, वो ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर किसी को आए ही नहीं, हालांकि वो एग्जाम में भी नहीं आता है, तो डरने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन टीचर वो जानबूझ के जानना चाहता है ताकि बच्चे को लगे कि वाह यार हमें तो ये आता ही नहीं, ये तो केवल यही आता है। उसका मकसद एक ही होता है कि जैसे तैसे करके बच्चा क्या आ जाए, उनकी तरफ आ जाए, यही मकसद होता है, बाकी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता। तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल भी चुजन, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जानबूझ के इस प्रकार के मटेरियल को चुनना कोई आवश्यक नहीं होता है। चीजों को कॉन्सेप्ट बेस्ड रखना चाहिए, चीजों को एग्जाम ओरिएंटेड रखना चाहिए। ग्रेडिंग द मटेरियल शुड बी डन। मटेरियल का ग्रेडिंग होनी चाहिए। ग्रेडिंग का मतलब क्या है भाई? ग्रुपिंग होनी चाहिए, सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, ये तो सही बात है, क्योंकि सिलेक्शन और ग्रेडेशन एक प्रिंसिपल है। एनी काइंड ऑफ मटेरियल कैन बी चूजन, कोई भी मटेरियल पढ़ा दो, ऐसा भी नहीं होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड बी चूजन, थोड़ा सा मटेरियल चुनना चाहिए, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है? बी वाला इसका सही आंसर है। 34 वाले का सही आंसर क्या है? बी है। 34 वाले का सही आंसर बी है।
बी इज द करेक्ट आंसर। 35 देखिएगा, रेमेडियल टीचिंग क्या करती है? रेमेडियल टीचिंग ऑप्शंस को देखिएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लोग इतने सारे जब क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को सारों को सभी ऑप्शंस के साथ पढ़ लेना, एक आपकी समझ विकसित हो जाएगी। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो जो का त्यों नहीं आएगा, क्योंकि टीचिंग मेथड्स में अक्सर लैंग्वेज को चेंज कर दी जाती है, और लैंग्वेज चेंज करने के बाद वहां आपकी समझ काम आती है कि आपने कितना समझा है उसको, और समझ लिया तो आप आराम से कर दोगे उसको। रेमेडियल टीचिंग देखो क्या करती है, फिल्स द गैप, उन गैप को पूरा करती है, दैट क्रीप्स इनटू पुपिल्स लर्निंग, जो पुपिल की लर्निंग में आ जाते हैं। गैप आ जाते हैं, कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं और जो आगे चले जाते हैं उनके बीच में गैप आ जाए, उस गैप को पूरा करना ही क्या होता है? रेमेडियल टीचिंग। रेक्टिफाइज द कॉन्सेप्ट विच हैव बीन मिसअंडरस्टूड, उनको कॉन्सेप्ट्स को रेक्टिफाई करना जो मिसअंडरस्टूड हो गए, यानी समझे नहीं गए, ये भी बात भी ठीक है। हेल्प इन रिटेनिंग होमोजेनिटी इन द क्लास, क्लास में होमोजेनिटी विकसित करना, यानी समरूपता बनाना, सभी बच्चे लगभग एक जैसे हों, कोई बच्चा पीछे नहीं रहे, इस बात को ध्यान में रखना। ऑल ऑफ दीज, ये सारी बातें भी हैं लैंग्वेज टीचिंग है, रेमेडियल टीचिंग। आप कहोगे सर हमने रेमेडियल टीचिंग पढ़ लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन फिर इस प्रकार के ऑप्शंस आपके आ जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत कर देंगे, इसलिए उसको समझना भी आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि केवल पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएं, नए क्वेश्चन बनाए जाने चाहिए और उनसे आपकी समझ का टेस्ट होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन जो हैं हमने आप लोगों के लिए नए क्वेश्चन बनाए। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली, इसका आंसर बताओ भाई, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ने किसको रिप्लेस किया था? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ने किसको रिप्लेस किया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर आएगा तभी आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 36, 36 स्ट्रक्चरल टीचिंग था उसमें, स्ट्रक्चरल टीचिंग इसका सही आंसर माना हुआ है, स्ट्रक्चरल। चलो नेक्स्ट देखिएगा, कंप्रेहेंसिव इन सीसीई इंप्लाइज, सीसीई में कंप्रेहेंसिव से क्या मतलब है? कंप्रेहेंसिव का मतलब समग्र, सभी चीजों को शामिल करते हुए। कंप्रेहेंसिव का मतलब होता है सभी चीजों को शामिल करते हुए। सभी चीजों में क्या क्या शामिल है? ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। शायद इस क्वेश्चन को आज हमने कर भी लिया, पहले भी शायद ये रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर ए वाला है। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सेलेक्टिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। फीडबैक इज, फीडबैक क्या होता है ये पूछा हुआ है। फीडबैक इज, फीडबैक क्या होता है? कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सेलेक्टिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। फीडबैक इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस का हिस्सा है, द एंड ऑफ ए टीचिंग प्रोसेस, ए टीचिंग प्रोसेस का एंड है, अ यूजलेस एक्टिविटी, एक यूजलेस एक्टिविटी। क्या है फीडबैक? फीडबैक क्या है? अ पार्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस का हिस्सा है फीडबैक। फीडबैक के आधार पे फिर आगे की चीजें की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर असेसमेंट, सारे के सारे फॉर्मेटिव टास्क जो हैं का मकसद मूल्यांकन होता है? नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मकसद मूल्यांकन के साथ साथ फीडबैक दे को इंप्रूव करना भी होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग ए लेसन, आफ्टर टीचिंग ए लेसन नहीं, लेसन के दौरान भी हो सकते हैं। While all formative tasks are meant for improvement, ज्यादातर फॉर्मेटिव टास्क जो होते हैं वो इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं।
सम आर यूज फॉर असेसमेंट, कुछ असेसमेंट के लिए भी यूज होते हैं, ये सही आंसर है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प अस टू ग्रेड स्टूडेंट्स इनटू गुड, एवरेज एंड पुअर, ये नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मकसद ग्रेड देना नहीं है, ग्रेड देना मकसद जो होता है वो समेटिव असेसमेंट का होता है। तो सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसका सही आंसर हो गया सी वाला। 39 में कौन सा आंसर हो गया? अभी सी वाला 39 का आंसर हो गया। हो गया। नेक्स्ट चले आगे, देखिएगा 40 वाला क्वेश्चन देखिएगा। रेमेडियल टीचिंग एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मींस, रेमेडियल टीचिंग जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट है, इसका क्या मतलब है? कई बार तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट किसका पार्ट है, नहीं रेमेडियल टीचिंग किसका पार्ट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का कैसे, ये पूछा हुआ इसमें। डायग्नोजिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, क्योंकि रेमेडियल टीचिंग क्या करती है? डायग्नोज करती है और एड्रेस करती है किनको? गैप्स को, जो किस में आ गए थे? लर्निंग में, इसीलिए वो किसका हिस्सा है? वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा है। तो सही आंसर जो है ए वाला ही हो जाएगा, इसका ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 में ए, ज्यादातर बच्चे ठीक आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, ज्यादातर बच्चे सही आंसर कर रहे हैं इसका। आगे चलें भाई। 41 द मेन एम ऑफ, आप देखेंगे कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो रेमेडियल टीचिंग में है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है और इवेल्युएशन पे है। तीन ही टॉपिक हैं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। द मेन एम ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज, क्या है मुख्य उद्देश्य? प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू लर्नर्स, सीधा यही है। फिर पूछते हैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में क्या क्या शामिल है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसकी चर्चा हमने कर ली कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस भी शामिल है और फिर इसको यूज करना भी शामिल है। तो इसका सही आंसर जो है 41वां ए, इसका सही आंसर है। 41 में ए सही आंसर है। बाकी ऑप्शंस भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिनका मकसद कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से नहीं है। फोकस ऑन स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स पे फोकस में नहीं होता है। इम्फेसाइज द यूज ऑफ इंग्लिश एज लाइब्रेरी लैंग्वेज, नहीं। इनकरेज लर्नर्स टू स्पीक लाइक, ये भी नहीं। तो ये इसका सही आंसर 40 में ए। 42वां देखिएगा। वन ऑफ द टास्क ऑफ द टीचर इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में टीचर का क्या टास्क होता है, क्या काम होता है टीचर का, ये आपको बताना है। लैंग्वेज टीचिंग में टीचर का क्या टास्क होता है, क्या काम होता है टीचर का, ये आपको बताना है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स, ये नहीं है, हालांकि ये है लेकिन मुख्य काम ये नहीं है। डिटरमिन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर्स, लर्नर के लैंग्वेज नीड्स का निर्धारण करना, यानी भाषा सीखने के लिए उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, तो कैसे सिखाया जाए, कैसे वो टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाएगा, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। डिटरमिन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर, प्रोवाइड सुटेबल क्लासरूम टू द लर्नर्स, सेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट टू पेरेंट्स। हालांकि सारे होते हैं लेकिन मुख्य जो होता है वो ये होता है बी वाला का। यदि आंसर माना जाएगा तो कौन सा माना जाएगा? बी वाला, सी वाला नहीं। बी, ये भी तो सी कर रहे हैं। प्रोवाइड सुटेबल क्लासरूम टू द लर्नर्स है तो ये भी, लेकिन इनमें से जो आपको एक चुनना है वो कौन सा है? बी वाला। हाँ, एकदम मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। सी टेट में पूछते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, और हमने, आप लोगों को जानकारी होगी, कई बच्चों के पास होगी भी, हमारी एक टीचिंग मेथड वाली बुक आपके पास, कईयों के पास होगी भी। तो टीचिंग मेथड वाली बुक है, उसमें 700 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। वो बुक के टीचिंग मेथड, चाहे वो सी टेट के लिए हो, वो सेकंड ग्रेड के लिए हो, रीट प्री के लिए हो, रीट मेंस के लिए हो, सबके लिए काम आती। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, हालांकि केवल रीट प्री के लिए आपको उस बुक को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे वैसे ही प्रोवाइड करवा दूंगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल नहीं है? द स्टूडेंट शुड लर्न अ लैंग्वेज बाय डूइंग इट, बच्चे करके सीखें, ये तो प्रिंसिपल है, करके सीखना चाहिए। द स्टूडेंट शुड प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, बच्चे कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएं, ये बात भी ठीक है। कॉन्क्रीट पहले सीखें और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट सीखें। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसको छुआ नहीं जा सके, कॉन्सेप्ट मान लो। पहले चीजें जो एकदम दिखती हैं, जिनको आप समझ सकते हो, उनको समझाओ बच्चे को, और उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाओ। द टीचर शुड ऑलवेज टेल जोक्स इन द क्लासरूम, हमेशा जोक करते रहना चाहिए, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। हालांकि आजकल के टीचर्स कई इसको भी प्रिंसिपल मान बैठे हैं, क्लास में अलग अलग प्रकार के जोक्स सुनाते रहते हैं और बच्चों को हंसाने का प्रयास करते रहते हैं, मनोरंजन करने का प्रयास करते रहते हैं। हालांकि वो उनके तरीका हो सकता है, उनके हिसाब से वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज टीचिंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसको नहीं मानता है। और क्या पता कई बच्चे वैसी बातें सुनना चाहते होंगे इसलिए वो करते होंगे। इसका सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा इसका। ठीक है, जॉक्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती है। यस, रेमेडियल टीचिंग पेज ग्रेटर अटेंशन टू द स्टूडेंट्स हु, रेमेडियल टीचिंग किन बच्चों पर ज्यादा ध्यान देती है? वो आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में दक्ष होते हैं उन पे ज्यादा ध्यान देती है। आर लाइकली टू गो अब्रॉड, वे बच्चे जो विदेश जाना चाहते हैं। हैव फॉलन बिहाइंड अदर्स, वे बच्चे जो बाकी लोगों से पीछे रह गए हैं। आर इरेगुलर इन अटेंडिंग क्लासेस, नहीं, वे बच्चे जो बाकी लोगों से क्या रह गए हैं, पीछे रह गए हैं। रेमेडियल टीचिंग उनको पढ़ाने का काम है, रेमेडियल टीचिंग उनको पढ़ाने का काम है। 45 देखिएगा, रेमेडियल टीचिंग सिलेबस शुड बी बेस्ड ऑन, रेमेडियल टीचिंग का जो सिलेबस है वो किस पर निर्धारित होना चाहिए? इतने क्वेश्चन रेमेडियल टीचिंग में आपने बिल्कुल नहीं देखे होंगे, इतने सारे क्वेश्चन रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग सिलेबस शुड बी बेस्ड ऑन द टीचर्स इंप्रेशन ऑफ लैंग्वेज डिफिकल्टीज, नहीं, टीचर को कौन सी बात डिफिकल्ट लगे इस आधार पे नहीं। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन, नहीं, एन एनालिसिस ऑफ एरर मेड बाय द लर्नर, इस आधार पे कि बच्चे ने कहां कहां एरर्स किए हैं, कि गलतियां कहां कहां होती हैं, कि डिफिकल्टी एरियाज कौन से हैं, उन एरियाज के आधार पे फिर क्या करते हैं, रेमेडियल टीचिंग का सिलेबस निर्धारित किया जाता है। जिस एरियाज में उसको दिक्कत है वो, का आंसर सही सी हो जाएगा। 46 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इन एजुकेशन, इवेल्युएशन का कौन सा एक मकसद नहीं है? आंसर आप करोगे जब तक मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं। Which of the following is not a purpose of evaluation in education? एजुकेशन में कौन सा एक मकसद नहीं है इवेल्युएशन का? असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट, अटेनमेंट का मतलब कितना सीखा उसका असेसमेंट करना, ये तो है। मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ टीचिंग मेथड्स, जो आप टीचिंग मेथड्स पढ़ा रहे हो वे कितने सार्थक हैं, ये बात भी ठीक है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, ये नहीं है। डायग्नोज डिफिकल्टीज, ये सही है, डी वाला भी ठीक है। सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन हो गए? 46 हो गए। एक क्लास और करवाई थी हमने टीचिंग मेथड की मैराथन, को देख लेना, और एक इस क्लास को, दोनों क्लासेस देख लोगे आप पे, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाईक्यूज वगैरह वो करवाए हैं, इस क्लास में उनको छोड़ दिया है, तो दोनों क्लासेस आप देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। पीयर इवेल्युएशन टेक्स प्लेस व्हेन, पीयर इवेल्युएशन का मतलब क्या है? पीयर इवेल्युएशन का मतलब क्या है? पीयर का मतलब तो साथी। A student's work is evaluated by one or more students of his or her group. एक बच्चे के कार्य का मूल्यांकन होता है उसके साथियों द्वारा, यही होता है बस। Students work is evaluated by all the teachers, नहीं। Teachers work is evaluated by all the students, नहीं। Teachers work is evaluated by student, इसका मकसद यही पहले वाला ही। एक स्टूडेंट होता है का
काम जो होता है उसके उसके साथ ही उसको चेक करते हैं, वो उसका सही आंसर है। यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। इवेल्युएशन इन अ टीचिंग प्रोग्राम, कब होता है इवेल्युएशन? टेक्स प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या इवेल्युएशन केवल साल के आखिर में ही होता है? नहीं। टेक्स प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ द लेसन, लेसन के एंड में ही होता है क्या? नहीं। इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड गोज ऑन ड्यूरिंग लेसन्स ऑल्सो, लेसन के दौरान भी चलता रहता है ये। इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग का ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट है। टीचिंग होगी तो इवेल्युएशन भी होगा, का मतलब इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है? सी वाला इसका सही आंसर है। 48 में सी है, 48 में सी है। के बाद चलते हैं 49 में। द पर्पज ऑफ रिमीडियल टीचिंग इज टू, क्या मकसद है? रिमीडियल टीचिंग को हमने इतना पढ़ लिया, कहीं से क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा के आप आंसर कर देना उसका। 49 वाले का आंसर करो। द पर्पज ऑफ रिमीडियल टीचिंग इज टू इंट्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज आइटम्स, नहीं। टेस्ट रिसेंटली टॉट आइटम्स, नहीं। टीच अगेन द लर्निंग आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्न्ड, जो आइटम्स ठीक से नहीं सीखे जा सके उनको वापस से सिखाना, यही मकसद होता है। टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स ऑलरेडी लर्न, जो पहले सीख लिए उसको क्यों सिखाना है? पहले नहीं सीखे गए उनको सी। और अब ये आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लगे कि भाई हमें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, काम की बातें करवाई जाती हैं, मेहनत की जाती है, बच्चों को एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया जाता है, तो कर लीजिएगा, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक लगी हो क्लास तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं ठीक लगी हो तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और जैसी भी क्लास आपको लगी हो, अच्छी बुरी, कमेंट में जरूर लिख दीजिए। अच्छी लगी हो तो अच्छी लिख दीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो बुरी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ठीक लगे तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा कर दीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर सबके सब स्टूडेंट जरूर करेंगे। इतना जरूर बताना कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। द एम ऑफ रिमेडियल टीचिंग प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड, क्या मकसद होता है? लर्निंग सपोर्ट टू पुपिल हु लैग फार, जो पीछे रह जाते हैं, देयर काउंटर पार्ट्स, अपने साथियों से इन स्कूल परफॉर्मेंस, ये तो सही है। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग टू डेवलप पुपिल्स जेनेरिक स्किल्स, उसकी जो जेनेरिक स्किल्स हैं उनको डेवलप करना भी इसका मकसद होता है। तो एक और दो दोनों सही हैं, यानी ये सही आंसर ये है, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ठीक चल रही है, आपका एग्जाम बहुत शानदार होने वाला है। फिर भी यदि आपको लगे कि किसी टॉपिक पे कोई मैराथन और होनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में, मैं उस पे आप लोगों के एक मैराथन और करवा देंगे। अभी एग्जाम के लिए केवल इतना ही समय बचा हुआ है। अच्छा तो ये है कि आप जो अभी तक पढ़ चुके हैं वो वापस फटाफट रिवाइज करें, तो आप लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। और टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस की बात मैंने आपको बता दी है। 200 क्वेश्चंस आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वो सबके लिए फ्री रहेंगे। आप उनको शेयर कर सकते हो, आप उनका प्रिंट ले सकते हो, आप उनको पढ़ सकते हो, और निश्चित रूप से आपको एग्जाम हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।